हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दी यूनिट ऑफ लाइफ अब हम लोग ट्रबल करते हुए मिलेंगे। ठीक है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब अपने चारों तरफ आप लोग देखते हो तो तुम्हें दोनों चीज़ देखते होंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यू मस्ट हैव वंडर्ड, तुम देखते आश्चर्य हो जाते होते और तुम पूछते हो, आज योर सेल्फ, तुम अपने आप से पूछते हो, वॉट इज इट दैट मेड एंड लिविंग ऑडियंस। क्या वो क्या चीज़ है जो लिविंग लिविंग को बताता है, मतलब क्या होता है लिविंग थिंग जो लिविंग को बनाता है, और क्या होता है नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग को, मतलब तुम मिलाते वो यही सीधे से कहना चाहते हैं कि भैया क्या चीज़ है जो लिविंग तो लिविंग दर्शाता है और नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग दर्शाता है। ठीक है। तो अब इन्होंने आंसर भी दिया है। तो लिखा है दी प्रेजेंट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बोलते हैं सेल, इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब इन्होंने यही बताने की कोशिश किया कि भैया जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। सेल है और सेल ही पूरी लिविंग ऑब्जेक्ट को दर्शाता है कि भाई जो एक सेल है, अब चाहे वो सेल एक हो, चाहे वो अभी मिनी सेल हो। ए सेल है तो यूनिसेलर बोलेंगे, और ए से ज़्यादा रहेगा तो मल्टी सेलर बोलेंगे। तो पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, इन्होंने बोला प्रेजेंट ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज अ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे कंपोस्ट होते हैं, सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्होंने क्या बोला, सम आर कंपोस्ट ऑफ द सिंगल सेल दैट इज नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हाइल द लेट अस कंपोज ऑफ मिनी सेल। तो ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोले व्हाट इज अ सेल। अब हम सेल के बारे में और अच्छे डिटेल जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वह स्वतंत्र मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे भाई आप कोई भी सेल हो, जैसे हम ही की बात करिए, जब हम लोग छोटे थे या तुम भी अभी छोटे हो तो तुम अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो कि नहीं। हाँ भैया, जो बता हर इंसान डिपेंडेंट होता है, वैसे ही पूरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक सेल की बात करती है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने इसेंशियल काम करता है अकेले अपने बल पे। तो बोला है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। एनीथिंग लेस देन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बोले एनीथिंग, कोई भी एक सेल के कम हो, मतलब लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, वो लिविंग नहीं होता। ठीक है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से सेल इज द बेसिक फंडा सेल इज द बेसिक फंडामेंटल मतलब बेसिक। ठीक है। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट। एंटोन वॉन लोविन सबसे पहले लिविंग सेल तो देता है, फिर रॉबर्ट ब्राउन बर्थडे ये न्यूक्लियर का डेटा, बल्कि 1831 तक दी इंटरवेनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज इम्प्रूवमेंट। जिस तरीके से माइक्रो जो हुआ इम्प्रूवमेंट होता जब, फिर उसके बाद तो दिनों बाद 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब हम सेल की बहुत अच्छे से स्टडी करना शुरू किए। सबसे पहले सेल थ्योरी देने वाले हैं 1838 स्लाइडेन साहब, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे इन्होंने एग्जामिन किया था। इन्होंने क्या बताया था, जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग काइंड ऑफ सेल के बने होते हैं, और ये सारे सेल मिलते टिश्यू बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं सारे इसेंशियल काम। ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी वक्त 1839 में थियोडोर शॉन 1839 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल तो देखा था। इन्होंने बताया थे आउटर लेयर, जिसे हम बोलते हैं आज के दिनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो सेल के बाहर आउटर लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आज के दिनों में इन्होंने वो बताया था। और इन्होंने प्लांट तो भी देखा था, और प्लांट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तो बताया था सेल वॉल। प्लांट के यूनिक कैरेक्टर क्या था, सेल वॉल। प्लांट के यूनिक कैरेक्टर क्या था, सेल वॉल। फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, सॉन परपोज दी हाइपोथेसिस दिया था, एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन इन्होंने क्या नहीं बता पाया था, स्लाइडन एंड सॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी। फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड सॉन ने। फिर इन्होंने लिखित
इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो सेल तो बने हैं लेकिन कहाँ से नए सेल बने हैं, मतलब ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। फिर रुडोल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किए थे कि जो ये नए सेल बनते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही आते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो हमारे जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो रही बात प्री एग्जिस्टेंट, मतलब हमारे क्या नाम है पूर्वज से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही। मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्लाइडन एंड सॉन मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्चो, क्योंकि इन्होंने ये सॉन और स्लाइडर ने ये नहीं बता पाया, सेल थ्योरी में ये नहीं बता पाया कि जो नए सेल बने वो कहाँ से बने, कैसे बने। अब ये एक्सप्लेन करने आए रुडोल्फ वर्चो 1855 में। इन्होंने एक्सप्लेन किया था जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनते हैं, इसीलिए इन्होंने जब बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला ही मॉडिफाइड दी हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड सॉन टू द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। ठीक है, अब इन्होंने दो ही स्टेटमेंट दिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल और ऑल सेल अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। इन्होंने दो बातें बोली। ठीक है, यू हैव अर्लियर ऑफ द सेल इज एन ओनियन पिल्स एंड ह्यूमन चिट। बोला है जब तुमने अर्लियर क्लासेस में तुमने ये ऑब्जर्व किया होता एक प्याज था, अरे ये सारी एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, ओनियन पिल्स और ह्यूमन चिट की बात कर दी जाए तो हमें तुमने कलेक्ट किया होता। और बोले जी ओनियन सेल विथ अ टिपिकल प्लांट सेल हैड अ डिस्टेंस सेल वॉल। बोले हैं कि ओनियन सेल के ऊपर जब देखते होते तो वहाँ पे एक हमें सेल वॉल, आउटर बाउंड्री पे हमें देखने तो क्या मिला होता सेल वॉल, लेकिन वहीं पे ह्यूमन चिट की बात कर रहे हैं तो हमें आउटर मेम्ब्रेन पे हमें डिलिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कुल मिलाते सेल मेम्ब्रेन की एक परत दिखने को मिली होगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला इनसाइड द सेल, जब हम सेल के अंदर घुसते हैं तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर। दिस इज अ न्यूक्लियर कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम व्हिच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है। सेल डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर यूकेरियोट। बोला है सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई बाई कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। वेयर है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सबसे बड़ा अंतर होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जो कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लैट होता है, जिनके पास नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। बोले इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैटर जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म दोनों के पास होता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। occupies the volume of cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both the plant and animal. बोले साइटोप्लाज्म की बात कर दिया तो मेन एरिना की तरह काम करता है बोथ प्लांट एंड एनिमल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट बिसाइड द न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं तो यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि लाइसोजाइम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइक्रोबॉडी, जैसे कि वैक्यूल। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। जब हम प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। राइबोसोम की बात कर दी जाए तो राइबोसोम एक ऐसा है जो कि नॉन मेम्ब्रेनल बाउंड ऑर्गेनली होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाता, और ये सब में पाया जाता है फाउंड इन ऑल सेल यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक विद इन दिस सेल राइबोसोम। बोल हैं जब हम सेल के अंदर और जाते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो राइबोसोम नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म बल्कि ये अलग अलग ऑर्गेनली, इन्होंने बोला दो ऑर्गेनली में और देखते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि 70S होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो ऑर्गेनली का नाम दिया। मतलब तो सबसे पहले बात ये जानो कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ था साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल कंटेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। बोल रहे हैं कि ऐसा है कि एनिमल सेल अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं भैया सेंट्रोसोम। पहला नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली तो क्या बोलते हैं राइबोसोम, दूसरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली तो हम क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन।
सेल बात है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एक्टिविटी। जैसे कि इन्होंने माइक्रोप्लाज्मा की बात कर दी है, तो ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ। और वाइल बैक्टीरिया तो 3 से, टिपिकल बैक्टीरिया की बात कर दी है तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। दी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है ज्योति देता होता है ऑस्ट्रिच का। एमएन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल सबसे लॉन्जेस्ट सेल होती है नर्व सेल, और सबसे बात कर दी जाए पूरे सेल ऑल्सो वेरी इनडेटली इन देयर शेप। बोल रहे हैं सेल ऐसा ही नंबर में ही नहीं, सेल वेरी करते हैं शेप में भी। जैसे कि बात कर दी जाए, हम ये बात कर दिए तो ये आरबीसी है तो यहाँ पर राउंड एंड बाइट राउंड शेप, ये डब्ल्यूबीसी है तो एमीबॉइड शेप, ये कोलुमनार सेल है तो लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। ये क्या नाम है, नर्व सेल है तो ब्रांच है, ब्रांच एंड लॉन्ग। ये ट्रैचेड है तो इलॉन्गेटेड है, और ये मेजोफिल है तो राउंड एंड ओवल है। तो ये तुम देख रहे हो ये शेप, ये सारी शेप तो काफ़ी वेरी है, मतलब सेल के हिसाब से हर एक सेल का शेप, हर एक सेल का डायमीटर वेरी करता है, ठीक है। दे मे हैव डिटेक्ट शेप लाइक पॉलीगोनल, कोलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। बोला है कि ऐसा नहीं है कि सेल वेरी नहीं, सेल का शेप वेरी कर सकता है जैसे वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया। सबसे पहले इन्होंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, ब्लूजेरिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बोले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर दी जाए तो जैसा कि तुमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पूरा पढ़ा है कि भैया जो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले मोनेरा आते हैं, मोनेरा तो छोड़ने तो सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया ही होते हैं। ब्लूजेरिन एल्गी जो कि हमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ होते हैं ना। माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, ये इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, ये मतलब लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल में दोनों होते हैं। पीपीएलओ की बात है, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्जिक क्रॉस करते हैं टैटल्स में, देर आर दी जनरली स्मॉल मल्टीप्लाई बाई। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली इन दी यूकैरियोट देन दी यूकैरियोट। मतलब यूकैरियोटिक सेल जितने होते हैं उतनी तेज़ी से नहीं कर पाते हैं जितनी तेज़ी से प्रोकैरियोट अपने आप को मल्टीप्लाई या तुम तो रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। दे में वेरी डेटली इन शेप एंड साइज हमने देख लिया। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस रॉड शेप, प्रोटस स्पेकल शेप, विब्रियो ट्रॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। मोस्ट कॉमन शेप बैसिलस होते हैं, रॉड शेप होते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटल सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड फंक्शन। और प्रोकैरियोटिक है पास सेल वॉल, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किसका होता है, सूडोम्यूरिन की होती है, सूडोम्यूरिन होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है, सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करती जाए आर्ची बैक्टीरिया की बात करें सूडोम्यूरिन होती है, और वहीं पे अगर तुम इन जनरल बात करते हो तो पॉली सल्फेट क्या होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस सोडल क्या होता है। और कुल मिला के सीधे सीधे बोल दिया जाए तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है। बोला है प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन तो सराउंड किया होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होता है, उससे वो बाहर जो होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होता है सराउंड किया होता है सेल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने बोला एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि भैया ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल। दे फ्लोट मैटिव फिल इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जी जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेटेड, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नंगे होते हैं, थोड़े होते हैं, तो इस पर मतलब बाहर से पैथोजन नहीं होता। नॉट इवॉल्व बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है, नॉट इवॉल्व बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा एक अपना डीएनए होता है, उसके अलावा एक जीनोमिक डीएनए अलग से पाया जाता है, जो कि ये सिंगल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। और यही चीज़ जो होते हैं मिनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। और ये इसमें इसे हम क्या बोलते हैं प्लाज्मेट, इसे हम क्या बोलते हैं प्लाज्मेट। और तुम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो यही जो जीनोमिक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है, जो कि टोलाई होता है, यही क्या नाम है हमें क्या नाम है ट्रांसफॉर्मेशन और अपने मल्टीपल कॉपी बनाने में यही काम देता है प्लाज्मिड डीएनए ट्वेंटी ऑफ द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। जब तुम PBR 322 पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें 3-4 टर्म सुनने को मिलेगा,
रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एक होता ना ही ट्रांसफॉर्मेट ना ही रिकॉम्बिनेंट। तो ये सारी चीज़ें इस प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू ही होता है, ठीक है। इन हायर क्लासेस, जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो यू लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया ना, विथ अ फॉरेन डीएनए होता क्या है बेसिकली, जो डिजायर्ड डीएनए होता है, यहाँ पे मान लो हमें ये जीन पसंद आ गया, हमें जैसे मतलब हमें ये जीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस जीन को काटेंगे कुछ इस तरीके से। हाँ, 1 सेकेंड है ना। हाँ, हम इस जीन को ऐसे ऐसे काट के हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें क्या नाम है जो ये प्लाज्मिड है, ये जीन ये जीन है, ये पकड़ के ले आते, इसमें चिपकाते, फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे, जिससे वह मल्टीपल कॉपी बन जाता है। तो वही बोले हैं, डीएनए इज मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ अ फॉरेन डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर देते हैं तो यूकैरियोट में पाए जाते हैं। नो ऑर्डिनली लाइक वंस इन अ यूकैरियोटिक, कोई भी ऑर्डिनली जैसे कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाई जाती है। नो ऑर्डिनली, कोई ऑर्डिनली नहीं पाई जाती है। वन इन यूकैरियोट और फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मतलब सिर्फ राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनली जैसे यूकैरियोटिक में होती है, लेकिन ये सारी ऑर्डिनली प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक हैविंग समथिंग यूनिक फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का मेसोसोम। बोला है कि जो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। मेसोसोम कितना कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। और इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन फोल्ड चलते एक क्या बना लेते हैं, मेसोसोम, और मेसोसोम एक कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक की बात कर दी है, 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पे तुम देखो पीपीएलओ का साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया से 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। 10 से 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल का होता है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक पार्टिकुलर दी बैक्टीरियल सेल हैव दी कैपिटली कॉम्प्लेक्स सेल इवॉल्व कंसिस्ट ऑफ दी बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। बोला सेल वॉल और सेल में इन्वेलप से बात चलती है तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे बात या तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल की बात करती जाए तो ये टाइटली बाउंड ऑफ द 3 लेयर के बने होते हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोसेल्स, फिर सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है, ठीक है। 3 लेयर से बने होते हैं, ग्लाइकोसेल्स और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल थॉट ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। लेकिन बोले हर एक लेयर की बात कर दी जाए, अगर हम अलग से हर एक लेयर की बात करें तो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। लेकिन बोले दे एड टूगेदर, लेकिन ये तीनों मिल के एक सिंगल काम करते हैं, वो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया can be classified into a two group on the basis of different in cell envelope and manner in which they respond to staining of the procedure developed इन जराम होया। इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब हम क्या नाम है बैक्टीरिया तो हम स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने का मतलब क्या होता है, हम उस पर जराम ये कलर शो करते नहीं, कलर शो करते हैं कि नहीं, उस हिसाब से हम बात करती है। जो जराम स्ट्रेन शो करते हैं मतलब जराम स्ट्रेन शो करते हैं उसे हम बोलते हैं जराम पॉजिटिव, और जो नहीं शो करते उसे हम बोलते हैं जराम नेगेटिव। ग्लाइकोसेल्स डिफर इन अ कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोसेल्स जिसमें डिफर होता है कंपोजिशन में और थिकनेस में, दोनों में डिफर करते हैं। एमन डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में, सेम बैक्टीरिया में नहीं, अलग अलग बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोसेल्स का कंपोजिशन और ग्लाइकोसेल्स की थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। क्या सेम होती है, नहीं भैया। ग्लाइकोसेल्स डिफर करता है कंपोजिशन के मामले में और थिकनेस के मामले में अलग अलग बैक्टीरिया में। एक लूज शीट बना लिया जाए तो स्लाइम लेयर, और थिक और टफ लेयर बना लिया जाए तो कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल की बात कर दी जाए, डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। सेल वॉल हमें क्या बताता है, शेप ऑफ सेल, एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्जल इस सपोर्ट देता है और बस्ट करने से बचाता है। प्रिवेंट दी बैक्टीरियम फ्रॉम दी बस्टिंग, कोलैप्सिंग होने से बचाता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का 3 काम होता है। एक तो हमें शेप देता है, दूसरा हमें सपोर्ट करता है, तीसरा हमें बस्ट करने से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इंटरैक्ट
with the outside the world. The membrane is a similar structure to that of the eukaryote. A specialized membrane structure that mesosome. Mesosome is formed by the extension of the plasma membrane into cell. The extension are the form of the vesicle tubule. Namely, they help in a cell wall formation, DNA replication, distribution of daughter cell. They also help in a respiration, saturation, increase the surface area of plasma membrane or enzymatic content. तो किसमें हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल, रेस्पायरेशन में, सेचुरेशन में, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंजाइमेटिक कंटेंट में. इन सब प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म का क्रोमैटो होना है. तो ऐसे बातें कुछ अलग बोला जाए इन सब प्रोकैरियोटिक में ऐसा भी देखा गया कि कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखा जाए साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, जो कि उनके अंदर क्या होता है? पिगमेंट. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल, में भी नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल हो सकता है. जब फ्लैजिला पाया जाए तो मोटाइल हो जाए, जब फ्लैजिला नहीं पाया जाए तो नॉन मोटाइल हो जाए. इफ मोटाइल है, जब मोटाइल हुए दे हैव विद थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम ऑफ द सेल वॉल, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला. बैक्टीरिया शो अप रेंज इन अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट of flagella. Bacteria flagella is the composed of the three part filament, hood and basal body. The filament is the longest portion. filament की बात कर ली जाए तो longest portion of standard of cell surface, मतलब सेल सरफेस से जो इतना लंबा स्टैंडर्ड पोर्शन हो जाए उसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, वो फिलामेंट ऑफ द साइड फ्लैजिला, पीली, फिब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर. मतलब बोल रहे हैं कि ये सारे फ्लैजिला की बात करें, पीली की बात करें, फिब्री, ये तो सारे सरफेस एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन ये कभी भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं. टिपिकली आर इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, जैसे हम बोलते हैं पिलिन और फिब्री आर दी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर जो कि स्पोर्टेन आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया. देयर आर नो टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया टू द रॉट इन द स्टेम आल्सो थॉट होस्ट है. फिब्री क्या करता है? जब एक बैक्टीरिया जब कभी भी होस्ट टिश्यू से अटैच होता है, रॉट स्टेम से अटैच करने में हेल्प करता है. ठीक है, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी में हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. राइबोसोम की बात करती है. राइबोसोम कैसे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं. राइबोसोम अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर की साइज होती है. 15 से 20 नैनोमीटर की साइज होती है. मेड अप ऑफ द टू सब यूनिट. एक 50 एस होता है, एक 30 एस होती है. ये मिलते 70 एस की यूनिट होती है. यस होता है सेडवर्थ ऑफिशियन. प्रोकैरियोटिक में 70 एस और जो कि इनका सब यूनिट क्या है? 50 और 30. 50 और 30 80 मत जोड़ देना, 50 अलग यूनिट है. हम क्या नाम है साइज के हिसाब से देते हैं. 50 एस और 30 एस कुल मिला के 70 एस होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में. वहीं पे राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना. क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना. सेवरल राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल एमआरएनए पे. क्या बनाते हैं? पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम. दी राइबोसोम और पॉलीसोम क्या ट्रांसलेट करते हैं? एमआरएनए इनटू अ प्रोटीन. इंक्लूजन बॉडी ये रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है स्टोर्ड इन अ साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. देयर आर द not bound by the any membrane system. Life free in the cytoplasm. Phosphate granule पाया जाता है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल पाया जाता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल पाया जाता है. जैस वेक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है. बात कर दी है जैस वेक्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन में, मतलब पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. ठीक है, चलो अब हम यूकैरियोटिक सेल के पास आ रहे हैं. जी यूकैरियोटिक सेल ऑल द प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं. यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जो होते हैं प्लांटी. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एनिमलिया होते हैं. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं फंजाई. ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर होता है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है. ठीक है, और बाकी ये चारों तीनों ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट होते हैं. यूकैरियोट सारे हैं, बस ये यूनिसेलुलर है. ये मैंने क्या बोला है? बस तुम ये समझो सारे से सारे यूकैरियोट होते हैं, बस ये यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होता है. इस यूकैरियोटिक एंड द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. यूकैरियोटिक सेल पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं और ढके होते हैं इनके न्यूक्लियर
जो न्यूक्लियस होता है वो ढके होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप इन एडिशन यूकैरियोटिक cell have variety of the complex locomotive and the cytoskeletal structure. The genetic material is organized into a chromosome. All eukaryotic जितने भी ऑल पे ध्यान दिया जाए, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट पे ध्यान दिया जाए, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल आर डिफरेंट है, दोनों यूकैरियोट है, दोनों यूकैरियोट। लेकिन प्लांट के और एनिमल में क्या डिफरेंस हो जाता है, प्लांट के पास सेल वॉल होता है और वहीं एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। प्लांट के पास प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट के पास वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल के पास नहीं होता है। तो मतलब इन्होंने क्या बताया, प्लांट और एनिमल हैं तो दोनों यूकैरियोट, बट इनके क्या नाम है यूकैरियोट होने के बाद भी ये आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट के पास सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट के पास प्लास्टिक पाया जाता है, प्लांट के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। वहीं पे एनिमल के पास बात दे तो ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। एब्सेंट इन एनिमल सेल ऑन दी अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल, एनिमल के पास सेंट्रियोल पाया जाता है, वही चीज़ प्लांट के पास सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ठीक है। चल अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। दी डिटेल स्टडी ऑफ द मेम्ब्रेन बहुत ही 1950 से बात होती है। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक खोज हो गया था, तब हमने सेल मेम्ब्रेन को और अच्छे से स्टडी करना चाहा, ठीक है। हमने नहीं, मतलब जितने भी किया, अब हम लोग पढ़ते हैं। दी सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन कैसे कंपोज होता है, लिपिड और प्रोटीन, हालांकि है कार्बोहाइड्रेट हुई, अभी तो न कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हुई है, ठीक है। मेजर लिपिड को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ठीक है। मेजर लिपिड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। आल्सो लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक। पहली चीज मैं फिर से बताऊंगा, चलो फिर से बताऊंगा। होना है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर पे ध्यान दो, मेजर लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। आर अरेंज इन अ बाइलेयर पे ध्यान दो। ऑल्सो लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन पे ध्यान दो। पोलर हेड कहाँ पे होता है, आउटर साइड पे ध्यान दो। पोलर हेड कहाँ पे होता है, आउटर साइड होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक नहीं, फोबिक पे ध्यान दो, फोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ पे होता है, इधर ध्यान दो, टूवर्ड्स इनर पार्ट में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। दो चीज़ याद रखो, हाइड्रोफोबिक पे ध्यान दो, इनर पे ध्यान दो। यहाँ पे पोलर हेड जो होता है आउटर साइड पे होता है, ठीक है। ये सारी बात ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान, मतलब गलती हो सकती है। दे इंश्योर द नॉन पोलर टेल इज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन अ कोलेस्ट्रॉल, ये भी लिपिड होता है, ठीक है। Biochemical investigation clearly reveals that the cell membrane also possesses protein carbohydrate। बोल रहे हैं कि ऐसा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बात पलटी, बोल रहे सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि जो ये होते हैं क्या नाम है लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं ना भैया, इसमें भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। बोले रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करता है, यहाँ पे ध्यान दो, वेरी करता है। जरूरी नहीं हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, नहीं भैया, वेरी करता है। वेरी पे ध्यान दो, वेरी पे ध्यान दो, ठीक है। वेरी इन डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। इन ह्यूमन विद द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट अप्रॉक्सीमेटली 52% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, 40% क्या होता है, लिपिड होता है। 40% क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, 52% ऑफ प्रोटीन होते हैं, 8% क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन ईजी ऑफ एक्सप्रेशन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासीफाइड दो टाइप में होते हैं, एट इंटीग्रल, एट पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन दी सरफेस, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन कहाँ पे लाई करते हैं, सरफेस पे। और वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली पे ध्यान दो, पार्शियली या टोटली बरीड इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो याद करो ये सारी बातें समझ लें, इसका फिगर पूछा जा सकता है। शुगर है, पेरीफेरल प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, या तो ये पार्शियली या तो टोटली बरीड होता है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इन्होंने एट इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्रपोज ऑफ द सेंजर एंड निकोल्सन 1972, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड का नेचर होता है वो टॉसी मतलब सेमी फ्लूइड नेचर होता है, मतलब सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ ओवरऑल बाइलेयर दी एबिलिटी टू मूव विद इन अ मेम्ब्रेन मेजर्ड बाय द फ्लूइडिटी। इन्होंने बस 1972 सिंजा निकोलसन फ्लूइड मोजेट मॉडल दिया। टॉसी फ्लूइड नेचर का होता है, ओवरऑल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ओवरऑल बाइलेयर में होता है। बस इतना बात है। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो important for the point of view function cell growth। बोले जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन है सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जनसंख्या, सेचुरेशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। द मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecule present on either side of it, meaning molecule can move disruptively the membrane without any requirement of energy। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे ही मूव कर जाते हैं बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस दी मेम्ब्रेन बाय दी सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन बोले तो न्यूट्रल सोल्यूट होता है वो के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ए सिंपल डिफ्यूजन, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के जरिए क्या नाम है ये क्रॉस कर जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर की बात करती जाए, वाटर कैसे करता है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से मूव कर जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड। भैया जो होता है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नॉन पोलर लिपिड, लिपिड जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर लिपिड और पोलर, क्योंकि भाई तुमने पढ़ा होता पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर लिपिड के कैसे पास हो सकता है, तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और इन्हें एनर्जी इन्हें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जिसे पटले पट्ट से अंदर भेजते हैं। कैरियर प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द फैसिलिटी दिस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इफ few ion or molecule are transported across the membrane again there the concentration gradient from the lower to higher। और जब भी कोई चीज़ लोअर से हायर की तरफ जाता है तो हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप इससे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। as you many detol ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर स्टार्ट सेल वॉल बोला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर क्या सेल वॉल लिविंग होता है ना भैया, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जैसे हम बोलते हैं सेल वॉल फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं वो आउटर कवरिंग होती है, वो उससे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। फंजाई में जो होता है टाइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड का होता है, प्लांट में सेलुलोज का होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव सेफ, हमें सेफ ही नहीं देता बल्कि हमें प्रोटेक्ट करता बचाता फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन के। इट आल्सो हेल्प द सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड द बैरियर की तरह, जैसे जिस तरह हमारे क्या नाम है हमारे कंट्री में बैरियर की तरह हमारे आर्मी फोर्स बैरियर की तरह काम करते हैं, उसी तरीके से जो सेल वॉल होता है वो हमें सेल टू सेल इंटरेक्ट करवाता है और प्रोवाइड करवाता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से। एलजी का सेल वॉल कैसे बना होता है, सेलुलोज, जिलेटिन, मेम्ब्रेन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल दी अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बना होता है। बोले सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट, पहले यंग प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं प्राइमरी वॉल किसमें हेल्प करते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल किसमें हेल्प करता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल किसमें हेल्प करता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। विच जेडुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। एंड सेकेंडरी वॉल किसमें हेल्प करता है, ये क्या नाम है जब क्या नाम है ग्रोथ चलिए। प्राइमरी वॉल क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और सेकेंडरी वॉल अपने चौड़ाई अपने मतलब टूअर्ड लेटरल ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो बोले हैं फ्रॉम ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। देखो ये प्लांट हो जाए, बता रहा हूँ एक मिनट भाई। प्राइमरी देखो हमेशा याद रखना, जो प्राइमरी होता है ये सेल ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, सेल ग्रोथ करेगा। ये प्राइमरी वॉल का है, प्राइमरी वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल ग्रोथ।
ये तो ये प्राइमरी वॉल का काम क्या होता है, सेल ग्रोथ, लंबाई बढ़ाना। फिर जब सेकेंडरी वॉल होता तो ये जो तुम ये देखो, ये तो पूरा प्लांट है, समझ लो। ये जो बीच वाला है, बीच में जो इनर है, इनर साइड में जो सेल होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, और बाहर वाला जो सरफेस होता है वो चौड़ाई में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोटा होता चला जाता है। तो जब अंदर सेल जरूरत रहेंगे, जिसकी वजह जो बाहर का जो सरफेस होता है वो थोड़ा जरूरत आता है, लेटरली बोल रहे हैं। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल इज फ्रॉम इनर towards the membrane side of the cell। ठीक है, मिडिल लेमला ऑफ द लेयर मेनली बाय द कैल्शियम पेटेट एंड मैग्नीशियम पेटेट से बना होता है, व्हिच फूड ग्लू की तरह काम करता है, ग्लू और डिफरेंट नेबरहुड सेल टू द डर्टी सेल एंड मिडिल लेमला में बी ट्रांसफर बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरहुड। अच्छा, मैं तुम्हें एनिमल टिश्यू जब पढ़े हो जाए, वहाँ पे एक जंक्शन पढ़े होते जो कि वो भी ग्लू की तरह काम करता है, या तुम बोलो सीमेंटिन की तरह काम करता है, वो उसमें बोलते हैं एडेरिन जंक्शन। तो उसी तरीके से जो मिडिल लेमला होता है ये कैल्शियम पेक्टेस और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, जो कि ग्लू की तरह काम करता है। ये आस पड़ोस के सेल तो जोड़ता है। वहीं पे दी सेल वॉल और मिडिल लेमला, सेल वॉल और मिडिल लेमला जब ट्रांसफर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़ जाते हैं, मतलब एक सेल और दूसरी सेल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जुड़ जाता है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑरिजिनली डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मीनी पे ध्यान दिया जाए, मीनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टूगेदर एट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोमेम्ब्रेन की तरह मिल जाए, जब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि मीनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टूगेदर एट एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होने के लिए एंडोमेम्ब्रेन के साथ साथ में काम करना होगा। मीनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टू एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज, हमेशा मैं बोलता हूँ जहाँ पे बिकॉज आ जाए वहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बिकॉज दी फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह काम करना पड़ेगा। जो फंक्शन होता है बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा, तब हम बोलेंगे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, अब कौन से नहीं होते, कौन से इससे विरुद्ध काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, और नहीं कोऑर्डिनेटेड होंगे तो नॉट कंसीडर्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सीधी बात। ये कौन सा फिगर है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। देखो, ये जो सरफेस होता है ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और वहीं पे तुम इधर का देखो, ये वाला सरफेस स्मूथ है, तुम देख रहे हो ये सारे सरफेस स्मूथ हैं, ये सारे सरफेस हमें स्मूथ देखने को मिल रहे हैं, ये सारे सरफेस हमें स्मूथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यस यार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। ठीक है, यस यार और आर ई आर। यस यार जो सेक्रेट करता है वो लिपिड करता है एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और आर ई आर किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस हमारा, ये होता है न्यूक्लियस, और ये हमारा न्यूक्लियस कोर होता है। ठीक है, और इसमें तो तुम्हें देख रहे हैं राइबोसोम नजर आ रहे हैं, ये सारे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम ही अटैच होते हैं, इसी वजह से तो ये राइबोसोम, ये आर ई आर का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम होता है, और राइबोसोम हमेशा भी हमने पढ़ के आया है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं। बोला है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल रिवॉल्व प्रेजेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म विद थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को, तो हमें क्या देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ अ टीनी
छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखे होते हैं और साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप से हम पढ़ते हैं यूकेरियोटिक ऑफ सेल तो हमें नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम देखने को मिलता है और वो छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो पार्ट में होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, एक ल्यूमिनल होता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो होता है इनसाइड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट होता है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अटैच हो जाएगा आउटर सरफेस पे तो हम इसे बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे अगर एब्सेंस ऑफ राइबोसोम अपीयर स्मूथ हो जाए तो इसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER सेल एक्टिवली पे ध्यान दिया जाए। एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल RER की बात करें तो सेल एक्टिवली पे बहुत ध्यान दिया जाए। एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सेक्रेट। दे हैव extensive continuous with the outer membrane of nucleus। outer membrane of nucleus, outer membrane मतलब एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म की बात करती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर पे ध्यान दिया जाए। मेजर साइट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ लिपिड और एनिमल सेल लाइक लिपिड लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द SCR। तो आई होप तुम लोग कुछ समझ में आ गया, ठीक है। चलो फिर से हम बता दे रहे हैं हर एक चीज़। देखो मैंने अभी तक इतना सारी चीज़ पढ़ा है। अभी मैंने पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है, जो जिस एंडोमेम्ब्रेन के हिसाब से एज ए फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होते। अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, बैटोल, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट होंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन की तरह नहीं काम करते हैं। अब फिर हमने जब हम माइक्रोस्कोप तो यूकेरियोटिक सेल तो हम देखते हैं तो हमें छोटे छोटे परसेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और जो कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। कैटालिना साइटोप्लाज्म, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो पार्ट में हुआ है। इंट्रा सेलुलर के पास दो कंपार्टमेंट होता है, ल्यूमिनल एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो होता है इनसाइड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट होता है। बहुत है भाई, चलो ठीक है। कैम्ब्रियो जॉर्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस के पास हमें डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है। लेटर नेम ऑफ दी, बाद में हमें मालूम पड़ा कि छोड़ने जॉर्जी बॉडी है आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट में फ्लैट डिश शेप सिस्टर्नी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, मिनी फ्लैट डिश शेप सिस्टर्नी देखने को मिला और कितने इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। देयर आर स्टेटेड पैरेलली टू ईच अदर वेरी नंबर ऑफ दी सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन जॉर्जी कॉम्प्लेक्सली। जॉर्जी सिस्टर्नी आर कंसल्टेडली अरेंज नियर दी न्यूक्लियस। ये कहाँ किसके पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास होती हैं। कैसे होते हैं, कंसल्टेडली आर अरेंज, ठीक है। डिस्टेंस ऑनवेज साइड कौन सा होता है, सिस, और सिस को हम तो क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग साइड, फॉर्मिंग फेज। और वहीं पे कॉन्ट्रेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। कॉन्ट्रेप्ट को हम बोलते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, ठीक है। सिस और ट्रांस फेज और जनरली इंटरनली डिफरेंट, अलग अलग होता है। ये सिस और ट्रांस फेज तुम्हें सेम नहीं होता है। ये भले इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे जरूर इंटरकनेक्ट है, लेकिन अगर इनके फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, इंटायरली डिफरेंट, बहुत अलग अलग होते हैं। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो क्या काम करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर आइदर इंटरसेलुलर टारगेट सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल मटेरियल टू बी पैकेटेड in the form of vesicle, this form vesicle from the endoplasmic fluid with the cis phase और Golgi apparatus move toward the maturing phase। बोले cis phase से ट्रांस फेज तो ही मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। तो बोले एंडोप्लाज्मिक जब फ्लूइड चलता है cis phase से और फिर ये कहाँ मूव कर जाता है, मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज की तरफ। बोले दी Golgi apparatus remain close associated with the endoplasmic, लेकिन
गोल्गी apparatus रिमेन होता है एसोसिएट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले ही पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है बाय राइबोसोम। कुल मिलाते आरईआरटी की बात कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन दी सिस्टर्नी। और वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो सिस्टर्नी में मॉडिफाइड कर दिया जाता है, मॉडिफाइड करते गोल्गी apparatus में बिफोर द रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेस, मतलब ट्रांसफेस में जाने से पहले या फेंकने से पहले, उससे पहले ये जो प्रोटीन होता है सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाइड कर दिया जाता है। गोल्गी apparatus important site for the formation of glycoprotein and glycolipid. Lysosome are the membrane bound vesicle structure formed by the process of the pathogen of the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicle have been found to be rich almost all type of hydrolytic enzyme optimally at the acidic pH, acidic पे ध्यान देना, acidic pH. These enzymes are capable of the digestion of the carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid. ठीक है, सारी चीज़ें तो दी vacuole is the membrane bound पे ध्यान दो। Space in a cytoplasm it contain water, sap, excretive product, other not useful, नॉट पे ध्यान दो, नॉट यूजफुल फॉर सेल, मतलब जो सेल की ज़रूरत भी नहीं होता वो सारी चीज़ें वैक्यूल के अंदर भर जाता है, फिर उसके बाद बस्ट हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन पे ध्यान दो। इसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल ऑक्यूपाई कितने परसेंट, 90% प्लांट सेल के अंदर बातें हैं। वैक्यूल कितने परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन और अदर material as the concentration gradient into a vacuole, hence the concentration higher the vacuole than in a cytoplasm। यहाँ पे ध्यान दो, बोले concentration is significantly higher in vacuole, जो कंसंट्रेशन होता है वो वैक्यूल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। इन्होंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज हाइयर, सिग्निफिकेंट थोड़ा सा ही लेकिन ज़्यादा होता है वैक्यूल में देन इन द साइटोप्लाज्म। बोले हैंस द कंसंट्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंटली हाइयर इन द वैक्यूल देन इन अ साइटोप्लाज्म। एमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन में। तो जैसे प्रोटिस्ट में बातें फूड वैक्यूल पाया जाता है जो कि इंजल्फिन ऑफ द फूड पार्टिकल। अब हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। बोले माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए तो वो हमें नॉर्मल आई या तुम बोल सकते हो बिना स्टेन चाहिए, मतलब बिना कोई कलर डाले हुए या बिना हमें माइक्रोस्कोप से हमें इजीली विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो बोले माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले हमें स्क्रीन करना होता है, फिर उसके बाद हम माइक्रोस्कोप से क्लियर विजिबल होता है, इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है, मतलब इन्होंने बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है या पर सेल होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है डिपेंडेंट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो भी डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। बोल रहे हैं शेप और साइज के हिसाब से भी माइटोकॉन्ड्रिया की विजिबिलिटी ऑब्जर्व हुआ, मतलब बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, इनका शेप क्या होता है, शॉर्ट शेप होता है या सिलेंड्रिकल शेप होता है, हैविंग डायोमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 0.2 से माइक्रोमीटर 1 होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और लेंथ की बात कर दी जाए 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है ईच माइटोकॉन्ड्रिया। ईच पे ध्यान दो, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं और इनर मेम्ब्रेन, इनके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन्होंने बोला इनर मेम्ब्रेन जो थी ये ल्यूमन डिस्टेंटली टू एक्वस कंपार्टमेंट। अब इनर मेम्ब्रेन के पास दो एक्वस कंपार्टमेंट होता, एक होता आउटर कंपार्टमेंट, एक होता इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट फील्ड होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑरिजिनलिटी। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ द इनफोल्डिंग चार्ज। बोले इनर मेम्ब्रेन फॉर्म आर नंबर ऑफ इनफोल्डिंग चार्ज। बोले इनर मेम्ब्रेन। अब बोले इनर मेम्ब्रेन जो होता है, फिर से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन्होंने बोला इनर मेम्ब्रेन के पास दो एक्वस कंपार्टमेंट पाया जाता है, तो आउटर कंपार्टमेंट
और इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड बाय द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ दिस ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग ताल सिस्टिक। जो इनर मेम्ब्रेन, इनर पे ध्यान दो, आउटर नहीं, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग पे ध्यान दो। ताल तिरस्टी पे ध्यान दो। सिस्टर्नी तिरस्टी में बहुत अंतर होता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, ठीक है। Toward the matrix increase the surface area, the two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. The mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce of the cellular in the form of the ATP. Hence, it's the powerhouse of cell. The matrix also process single पे ध्यान दो, सिंगल सर्कुलर डबल सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू पे ध्यान दो, फ्यू आरएनए और राइबोसोम। सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए और राइबोसोम भी 70 था। एंड कंपार्टमेंट रिकॉर्ड ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। और वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड रहता है बाय फीचर। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट, ऑल पे ध्यान दो, ऑल प्लांट सेल। इना यूटिलिनॉइड में भी पाया जाता है। There are easily observed under the microscope they bear some specific pigment, जैसे कि इन्होंने पिगमेंट के हिसाब से 3 टाइप के हो। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफ्लोर करता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूटोप्लास्ट स्टोरेज के हिसाब से होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट एनर्जी तो ट्रैप करने में और फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फैट या कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन नहीं, फैट सोल्यूबल होता है जिसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट बोलते हैं। कैरोटीन से बनता हो और जैंथोफिल अदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं ना। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीन, जैंथोफिल और अदर पिगमेंट। दी डिप ऑफ द प्लांट येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। दी ल्यूटोप्लास्ट आर दी कलरलेस प्लास्टिक। ल्यूटोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, तो कलर होते हैं। ल्यूटोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, बस ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। वेरिड शेप, क्या ये जो ल्यूटोप्लास्ट होते हैं वो वेरिड होते हैं, हाँ, वेरिड शेप एंड साइज। दी स्टोरेज न्यूट्रिएंट, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है, पोटैटो, ठीक है। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट, और वायर एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन। मेजॉरिटी पे ध्यान दो, मेजॉरिटी की बात कर दी जाए, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द जीरीन। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? वो जीरीन होते हैं। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? वो जीरीन होते हैं, ठीक है। प्लांट आर फाउंड इन अ मेजोफिल सेल, प्लांट आर फाउंड इन मेजोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? मेजोफिल सेल ऑफ द लिव। द लेंथ शेप, जो मेजोफिल होता है वो लेंथ शेप हो सकता है ओवल, स्पेरिकल, डिस्ट्रॉइड, इवन रिबन लाइक ऑर्डिनली होता है। वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं ये एक ही टाइप के होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इनके लेंथ जो होते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। नंबर ऑफ वेरी पर सेल ऑफ क्लाइमिडोमोनास 20 से 40 सेल इन मेजोफिल पाया जाता है। बोले नंबर ऑफ वेरी, नंबर वेरी करते हैं। फॉर्म 1 सेल से लेके 20 से 40 सेल इन द मेजोफिल। जीरीन एल्गी में 20 से 40 होता है, क्लाइमिडोमोनास में 8 होता है। तो क्लाइमिडोमोनास में 8 होता है और जीरीन एल्गी की बात कर दिया तो 20 से 40 सेल मेजोफिल में पाया जाता है। लाइट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि डबल मेम्ब्रेन, दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। और नीट 2024 का क्वेश्चन था कि इनर जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या वो लेस परमिएबल होता है कि नहीं? हाँ भैया, लेस परमिएबल होता है और आउटर वाला मोर परमिएबल होता है। तो इनर वाला लेस परमिएबल होता है, इनर क्लोरोप्लास्ट इनर वाला ई से इनर, आई से इनर, आई से इनर और आई से लेस परमिएबल होता है। इनर वाला लेस परमिएबल होता है, इनर वाला लेस परमिएबल होता है, इनर वाला लेस परमिएबल होता है। आउटर स्पेस लिमिटेड बाय द inner membrane of the chloroplast is called stoma. A number of organized flattened membranous cells called thylakoid present in a stoma. The thylakoid are stand of the piles of joint is called गिरेना। गिरेना बोलते हैं जब क्या नाम है थैलेटॉइड के अरेंजमेंट, मतलब एक थैलेटॉइड, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे पूरे थैलेटॉइड के पूरे एक स्ट्रेट, एक गुच्छा बन जाए तब हम इसे बोलते हैं गिरेना। थैलेटॉइड आर अरेंज इन अ स्ट्रेट पाइल्स ऑफ जॉइंट गिरेना। Integral thylakoid. In addition, there are the flat membranous tubule. Flat membranous tubule is called stoma lemni. बोले flat membranous tubule तो हम क्या बोलते हैं? Stoma lemni connected by the thylakoid of the same grana to different grana. Different grana. The membrane of the thylakoid includes of a space called lumen. The stoma of chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. मतलब जो क्या नाम है
क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम होता है और किस लिए होता है? सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की नहीं, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग तो पढ़ तो लेते हैं बहुत भैया, लेकिन प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते हैं कि प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है। बोला है क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, also a small double standard circular DNA molecules and ribosome. Chlorophyll pigment are the present in thylakoid. The ribosome of the chloroplast are smaller 70s होता है और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है 80s। क्लोरोप्लास्ट में जो स्मॉलर होता है वो 70s होता है, जो कि जहाँ पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म राइबोसोम कितने होते हैं? 80s। ठीक है, राइबोसोम आर दी जनरल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय द जॉर्ज पैलेट 1953। देयर आर द कंपोज ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, डी यूकैरियोटिक राइबोसोम ऑफ द 80s और प्रोकैरियोटिक 70s। 80s के सब यूनिट जो होता है वो 60s होते हैं, 40s, और 70s जो होते हैं 50s, और 30s सब यूनिट होते हैं। यस होता है सेडवर्क यूनिट। स्टैंडर्ड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वो 70s 80s राइबोसोम कंपोस्ट ऑफ द टू सब यूनिट। दोनों सब यूनिट होते हैं, ये स्मॉल सब यूनिट होते हैं, ये लार्ज सब यूनिट जो होते हैं। ठीक है, अब साइटोस्केलेटल एंड इलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म selectively referred as the cytoskeleton. The cytoskeleton in cell involved in a many functions such as the mechanical support, motility, maintenance of the shape of cell। ठीक है, अब हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल होता है, इंटर देखो इसके बीच में तुम देखो एक इंटर मतलब एक ब्रिज, दूसरी ब्रिज तो जोड़ने वाला तो इंटर बीच वाला डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। डबलेट क्यों बोला है? क्योंकि ये डबलेट है, दो डबलेट के बीच में जोड़ने वाला ब्रिज, हम इसीलिए बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल होता है, रेडियल स्पोर्ट 9 होते हैं, और सेंट्रल से ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखो 8 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+2 अरेंजमेंट। अरे नहीं दिखा सर, फिर से दिखाइए 9+2 अरेंजमेंट आप कैसे बता रहे हो? देखो 1 2 1 मिनट, हाँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे 8 2, तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है सीलिया में। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला में हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला आर दी हेयर लाइक आउटग्रो सेल मेम्ब्रेन। बोला है कि हेयर जो सीलिया की बात करो और फ्लैजिला, ये सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। सीलिया जो होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ओट्स होते हैं। ओट्स मतलब क्या बोलते हैं? अरे यार हिंदी में थोड़ा इसका मतलब याद नहीं आ रहा, नहीं बताता। तो ठीक है, मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला आती कंपेरेटिवली लॉन्जर होता है, सीलिया से थोड़ा लंबा होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट की प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में हम लोग फ्लैजिला पढ़ के आ रहे हैं वो, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, वो दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। याद करो भैया, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? जो फ्लैजिला होते हैं और जो क्या नाम है पीली होते हैं, जो फेम्ब्री होते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प ही नहीं करते, वो मोटिलिटी में हेल्प ही नहीं करते। ठीक है, तो इन्होंने बोला प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉसेस फ्लैजिला बट देयर आर दी स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दी यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जैसे अंतर ये तो मालूम होता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिलम शो दैट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रोटोन बोलते हैं एजोनीम। ठीक है ठीक है, process of the number of microtubule running parallel to a long axis. The echonium usually has 9 doublet of radially errant peripheral microtubule। मैंने दिखा दिया 9 doublet radially errant peripheral microtubule। यही बात कर रहा है ना भैया, यही तो बात कर रहा है। माइक्रोट्यूबुल तो यही हुआ ना, तो कुल मिला के मैंने ये जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट में दिखाया कि नहीं, 9 माइक्रोट्यूबुल। ठीक है, 9 doublet of radially errant peripheral microtubule and pair of centrally located microtubule। देखो ये पेयर में माइक्रोट्यूबुल है, पेयर ऑफ सेंट्रली माइक्रोट्यूबुल होते हैं ना, देख रहे हो, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एजोनिमल रिफर 9+2। हम तो बता दिए 9+2 कैसे आता है। ठीक है, 9+2
The central tubule are connected by the bridge, and it also included by the central sheath which is connected to the tubule, each peripheral developed by a radial spore. ठीक है, there are the 9 radial spores. The peripheral developed is also interconnected by the linker. Both the cilia and flagella emerge from the centriole like a structure as basal body. ठीक है, अब हम लोग सेंटोमियर एंड सेंट्रियोल आते हैं. सेंटोमियर इज ऑरिजिनली टू सिलेंड्रिकल, मतलब कुछ इस तरीके का हो रहा, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर चार सिलेंड्रिकल. टू यूजुअली पे ध्यान देना, हमेशा नहीं होता, यूजुअली कंटिन्यू. टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर चार सेंट्रियोल. दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. बोथ आर दी सेंट्रियोल आर दी सेंट्रियोल आर परपेंडिकुलर. जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर. ईच एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विल. तो इस तरीके से, मतलब जो क्या नाम है, पुराने ज़माने में जो पहिए का इस्तेमाल थे तो पहिए उस तरीके से होते हैं. ठीक है, हाँ. तो बात करें मेड अप ऑफ द 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. अब हम बात करें सीलिया की बात कर रही है. तो मेड अप ऑफ द 9 eventually spaced peripheral fibril of tubulin protein के बने होते हैं. Each of the peripheral fibril is triplet. जो peripheral fibril होते हैं वो कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं. The adjacent triplet are also by the link. The central part of proximal is centriole, also proteinous. कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, प्रोटीनियस होते हैं जिसे हम बोलते हैं हब, which is connected with the tubule. The peripheral triplet by a radial spore made up of this protein centriole form of the basal body of cilia or flagella. The spindle fiber that gives rise to a spindle apparatus during the cell division in animal cell. Nucleus as a cell originally was the first described by the Robert Brown as early 1831. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई. यहाँ पे आते तो बेसिक डाई. ठीक है, transformated by filament. The interface of the nucleus of a cell not divided has highly standard and elaborate nucleoprotein fibers transformated nuclear matrix, and one or more special bodies are nucleoli. The electron microscope have revolved that the nuclear envelope, which consists of the two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer of the perinuclear space, form of the barrier between the material present inside the nucleus and the top cytoplasm. The outer membrane usually पे ध्यान देना, remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear a ribosome on it. ठीक है, at a number of places of the nuclear envelope is interrupted by the minute pores which are formed by the fusion of two membranes. The nuclear pores are the passage through which movement of RNA protein molecule take place in both directions. Nucleus से cytoplasm to nucleus. Normally there is only one nucleus per cell. नॉर्मली बता दिया जाए तो एक ही न्यूक्लियस पर सेल होता है. वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व. सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे कि इरेक्ट्रोसाइट, जैसे कि शीप ट्यूब सेल. ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. द न्यूक्लियोली आर स्पेकल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पेकल. Present in the nucleoplasm, the content of the nucleolus is continuous with rest of nucleoplasm is a non-membranous bound structure. It are site for the active ribosomal RNA synthesis. Large and more numerous nucleoli are present in a cell, actively carrying out the protein synthesis. You may recall that the interface of the nucleus has loose and indistinct network of the nucleoprotein fibers are chromatin. But during different stage of cell division, cell show structure of chromosome in place of nucleus. Chromatin contain DNA, some basic protein called histone और some non-histone. तो some पे ध्यान देना, basic पे ध्यान देना, histone पे ध्यान देना, non-histone protein are also RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed of the 46 pairs or 46 और या 23 pairs of chromosome. 46 chromosome या 23 pairs chromosome. You will study in a वहाँ पे principle of inheritance and variation. Every chromosome visible only in a divided cell essentially has a primary contention of the centromere on the side of which this shape structures are connected to 5%. Centrosome hold to chromatic
ऑफ अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन, किस पे बेस्ड होता है, पोजीशन ऑफ सेंटोमियर। द क्रोमोसोम में बी क्लासिफाई इनटू अ मेटा सेंटेज, सबसे पहले आ जाता है, तो जो सेंटोमियर होता है वो मिडिल में होता है। सब मेटा सेंटेज तो स्लाइटली अवे द मिडिल, स्लाइटली अवे द मिडिल, मिडिल से थोड़ा दूर। और एक्सोसेंट्रिक जो होता है, एक लॉन्जर होता है, एक शॉल्टर होता है, वन शॉल्टर आर्म वन लॉन्जर। और टीलोसेंट्रिक तो ये टर्मिनल पे होता है, टर्मिनल सेंटोमियर होता है। तो 4 टाइप के होता है, देख लो। ये सेंटोमियर होता है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होता है, सैटेलाइट और सैटेलाइट सैटेलाइट, ठीक है। चलो हम लोग सम टाइम, तो सम टाइम ऑलवेज नहीं, फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी ट्रांजिस्टर ऑफ कॉन्टेंट लूसिसन दिस appearance of the smaller fragment is called satellite mini membrane bound minute vesicle called microbody that contain various enzymes both plant and animal। तो हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करते